इसमें सितंबर 2016 का यह पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें जितने भी प्रश्न कंटेंट से पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। आइए चलते हैं उस प्रश्न पे जो कंटेंट से है। ये सभी पेडागोजी का प्रश्न है। यहाँ 47 से 47 नंबर क्वेश्चन से शुरू होता है कंटेंट वाला प्रश्न, तो इसे देखते हैं। 47, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स ऑन द ऋग्वेदा एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित तीनों कथनों को पढ़ना है और जो सही है उसका पहचान कीजिए, आप उसका चयन कीजिए। यही बात कही जा रही है। पहला है ए, इट वॉज रिटेन 35 ईयर्स एगो। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यह स्टेटमेंट सही है। आप क्लास 6 हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह स्टेटमेंट सही है। देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी है थोड़ा सा। कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी में हुई है, यानी 1500 ईसा पूर्व में हुई है। तो वो बात भी सही है, 1500 ईसा पूर्व में हुई है, लेकिन आपके पुस्तक में, आपके एनसीईआरटी में बीसी की बात की ही नहीं गई है। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कि इतना वर्ष पूर्व, और जब वर्ष पूर्व की बात आएगी तो 3500 वर्ष पूर्व रचना हुई है इसकी, क्योंकि 2000 को संदर्भ जो है संदर्भ माना गया है। आप इस बात को तब समझ पाएंगे जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे या फिर आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ कहा जाता 3500 ईसा पूर्व तब यह स्टेटमेंट गलत हो जाता। अगर ईसा पूर्व कहता तो 1500 ईसा पूर्व कहना चाहिए था, और अगर वर्ष पूर्व कह रहा है तो 3500 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो यह सही है। ठीक है। सेकंड है बी, इट वाज कंपोज्ड इन प्राकृत। यह इसकी रचना प्राकृत में हुई थी। यह स्टेटमेंट अपना गलत हो जा रहा है, इसकी रचना संस्कृत में हुई थी। सी, इट हैज़ मोर देन 1000 हाइमन्स, यानी कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए अपना स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ, ए और सी। तो ऑप्शन में देखिए क्या इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है कि ए और सी सही है और बी गलत है। देखिए ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि ए और सी सही है, यानी कि ये क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में आ गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप कह दीजिए कि ए गलत है और बी और सी सही है, सॉरी कि सी सही है और ए और बी गलत है, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं? ए को गलत कहना सही नहीं है। आप 3500 वर्ष पूर्व पढ़ेंगे एनसीईआरटी को तो वहाँ सही दिखेगा। तो इसका आंसर पता नहीं मतलब बोर्ड ने क्या दिया है, मेरे पास ऑफिशियल आंसर की नहीं है, पर आप अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप पाएंगे कि यह इसमें सही आंसर दिया ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ए और सी सही हो रहा है। तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर आप लोगों के पास ऑफिशियल आंसर की है तो आप समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, क्या होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कभी एग्जाम में, जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे, बुक को पढ़े, और अगर आप बुक को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ए और सी सही होगा, जैसा कि ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके ऑप्शन पर हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस इज मोनकी यानी हवाई द्वीप एन अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट फाउंड। यानी कि जो मोनकी पर्वत है हवाई द्वीप के नाम से जिसे हम जानते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई क्या है, एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे जो है ऊंचा पर्वत है, लेकिन उससे भी अधिक इसकी ऊंचाई है और यह सागर के अंदर है। तो यह किस महासागर में स्थित है आपको यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 3, पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 10,200 मीटर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न 49, विनय पिटक इज अ बुक दैट रिकॉर्ड्स। यानी विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है, जो जिसमें मतलब क्या है, आपको जो है ऑप्शन दिया जा रहा है जैन टीचिंग्स यानी जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक रिचुअल्स यानी वैदिक कर्मकांड, कन्वर्सेशन एमॉन्ग टीचर्स यानी शिक्षकों के मध्य बातचीत, या बुद्धिस्ट रूल्स यानी बौद्धों के नियम। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, बुद्धिस्ट रूल्स। जो मतलब बुद्ध लोग संघ में जाकर रहते थे, यानी कि जो बौद्ध भिक्षु संघ में रहते थे, उनके लिए कुछ नियम बनाया गया था और उन्हीं नियमों को संग्रहित किया गया विनय पिटक में। तो आप ध्यान रखिएगा, बौद्धों के संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए गए उनको अभिलेखित या संग्रहित किया गया विनय पिटक नामक ग्रंथ में। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं 50, हु अमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ पटवारीज। यानी पटवारी जो लेखापाल होता है उनके कार्यों का निरीक्षण या देखभाल कौन करता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 2। कई बार हम लोगों ने इस प्रश्न को डिस्कस किया है, तहसीलदार। और यह प्रश्न बहुत ही रिपीटेड है, हर बार लगभग पूछ लिया जाता है। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो लगभग वैसे ही पूछ लिए जाते हैं अगले साल भी।
तो अगर आप प्रीवियस ईयर को खूब अच्छे से कर लेते हैं तो ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसे तो आप आसानी से दे ही पाएंगे, साथ साथ पूरा आपका होल रिवीजन हो जाता है इससे। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेगालिथ्स, यानी महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, दे वेर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स, यानी कि इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। हम लोगों ने मेगालिथ्स के विषय में पढ़ा था, महापाषाण के विषय में क्या किया जाता था कि मान लीजिए आदमी को यहाँ दफनाना है तो इसके साइड साइड में पत्थर रख दीजिए, पत्थर से ही जो है इसको घेर दिया जाता था, फिर ऊपर से भी बड़े बड़े पत्थर रखकर इनको ढक दिया जाता था। यानी कि लोगों को दफनाने के इस आइडिया को, इस तरीके को हम लोग महापाषाण के नाम से जानते हैं। महापाषाण शब्द से ही निकलता है, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके जब किसी को दफनाया जाता था तो उसे महापाषाण के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है 52 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्विक वेव्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे NCERT क्लास 8 ज्योग्राफी को तो उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी भूकंपीय तरंगों के विषय में नहीं दी गई है, लेकिन नाम दिए गए हैं। नाम दिए गए हैं पृष्ठीय तरंगे यानी सरफेस वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, यानी इन तीनों का नाम दिया गया है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग और पृष्ठीय तरंगे। ये जो पोताश्रय तरंग है यानी हार्बर वेव्स है, ये जो है अर्थक्वेक वेव्स नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3, हार्बर वेव्स, पोताश्रय तरंगे। अगला प्रश्न है 53 व्हाट इज एडूसैट, एडूसैट क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये रिपीट है, कई बार रिपीट किया गया है ऐसे क्वेश्चन को। आप जानते हैं मैन मेड जो है इंडियन सैटेलाइट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। अगला प्रश्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हैज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस दैट आर मेजरली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी निम्नलिखित परिमंडलों में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। तो आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि बायोस्फीयर यानी जीव मंडल में सभी जीव जंतु मानवों के साथ रहते हैं। देखिए, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये 3 अलग अलग मंडल हैं और ये तीनों संक्रमित रूप से जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं जीव मंडल, और वहीं पे सारे जीव जंतु और मानव रहते हैं। अगला प्रश्न है 55 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रॉक्स डज डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स फॉल, यानी भारत का जो दक्कन पठार है जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से किस शैलों के अंतर्गत आता है। देखिए, हम लोगों ने शैल के विषय में पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। तो उस समय हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उदाहरण देखा था, जैसे अगर आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल का मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर से लावा पृथ्वी पर, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अंदर लावा पिघले हुए रूप में है मैग्मा, अब अगर कहीं से जो है दरारी उद्भेदन के कारण पृथ्वी पर ये मैग्मा वापस आ गई, मतलब बाहर आ गई और बाहर आके ठंडी हो जाती है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं आग्नेय शैल। ठीक है, तो आग्नेय शैल को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था। आग्नेय शैल था एक एक्सट्रसिव और एक इंट्रसिव, यानी कि डायरेक्ट जो मैग्मा पृथ्वी पर ऊपर आके ठंडा हो रहा है उसे हम लोगों ने कहा था एक्सट्रसिव, यानी कि बहिर्भेदी। और ऐसा होता था कभी दरार अंदर ही जो है फट जाते थे तो मैग्मा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले भी ठंडी हो जाती थी, तो इसे हम लोग अंतर्भेदी आग्नेय शैल यानी कि इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते थे। तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि बेसाल्ट शैल जो होता है वह एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स यानी बहिर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, और उसी से बना है भारत का दक्कन पठार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2, एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 56 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स इज लार्जली रिच इन मिनरल डिपॉजिट, यानी निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट्यू में, पठार में खनिज क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 57 कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसके संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको समझना है। देखिए, पहला है ए In a representative democracy, people participate indirectly by electing the representatives who make decisions for the entire country, यानी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को
चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसमें भाग लेते हैं और फिर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। आप तो समझ ही पा रहे हैं इस बात को कि लोग कैसे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उनको संसद में या फिर विधानसभा में भेजते हैं और वहीं से वे प्रतिनिधि कानून बनाते हैं। अगला है बी, द गवर्नमेंट्स कैन बी चेंज्ड बाय रेगुलर इलेक्शंस, यानी सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। बिल्कुल सही, हर 5 साल पे चुनाव होता है। अभी चुनाव हुआ है किस लिए? सरकार को बदलने के लिए। अगर सरकार सही काम नहीं करेगी तो दूसरी सरकार आ सकती है। चलिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ आंसर हो गया 4। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ द मुगल चार बाग, यानी जो मुगल चार बाग की जो है बातें की गई हैं, आप लोग NCERT में पढ़ेंगे। ये वीडियो जब अभी बने नहीं है, आपको कल ये वीडियो मिल जाएगा चार बाग वाला। यानी चार बाग वाली जो पद्धति थी कि बीच में कोई भी बिल्डिंग है और चारों साइड से ऐसे जो है नहर की तरह कुछ निकाला गया है, तो इसके विषय में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बिल्डिंग, कौन सी जो मतलब एक संरचना उस प्रकार का नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपको एक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की जो संरचना है वो चार बाग पर आधारित नहीं है। बाकी जो ये तीनों हैं, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, लाल महल बारी, ये सभी उसी संरचना में है। आप कभी हुमायूं टॉम्ब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हुमायूं टॉम्ब ऐसे बीच में है और ऐसे क्या किया गया है, नहर की तरह कुछ बनाया गया है, आप चारों तरफ से देखेंगे। तो इसे ही चार बाग के नाम से जानते हैं। कल आपको NCERT की ये वीडियोज भी मिल जाएगी तो आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आप नाम याद रख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नहीं है। बाकी आप इस तीनों का नाम याद रखिए। अगर एग्जाम में मान लीजिए इन तीनों को देता है तो आप इतना तो समझ पाएंगे कि ये तीनों जो है, बाकी कोई और दे तो नहीं है। और बाकी जो शेष है 3, 4, 5 नेम दिया गया है उसे हम लोग पढ़ लेंगे। कल आपको वीडियो मिल जाएगी, 7th क्लास के NCERT में है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन नीचे दिया गया है उसमें से सही है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4, ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज इट्स ऑन लॉ विथ रिगार्ड टू द पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन, यानी कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार अपने मर्जी से, अपने तरीके से पंचायती राज को क्या कर सकती है, मतलब लागू कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे पंचायतों की संरचना अलग अलग राज्य में अलग अलग है। केंद्र सरकार के हाथ में यह नहीं है, यह राज्य सरकार के हाथ में है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 60, द वर्सेज एंड आइडियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचवाणी एंड बीजक, यानी पंचवाणी और बीजक में किसके विचारों को संरक्षित किया गया है। ये भी प्रश्न आपने देखा कल, यानी दिसंबर 2018 वाला पेपर में सेम पूछ लिया गया है। इसका आंसर होगा कबीर। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि कबीर ने जो बातें कही, इनके विचार को, इनके बातों को, कविताओं को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा इज करेक्ट, यानी गढ़कटंगा के जो गोंड राज्य हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, ये आप 7th क्लास के हिस्ट्री में इसे भी पढ़ेंगे। गोंड राज्य जो है, गोंड जनजाति होता है, उसने बसाया था और यह बहुत ही समृद्ध राज्य हो गया था। इसका आपको आंसर हो जाएगा 2, इट वॉज अ रिच किंगडम, इट अर्नड वेल्थ बाई ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम, यानी कि जो आसपास के राजा हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे, उनको यह क्या करता था, जंगली इलाकों से हाथियों को पकड़कर और बेचा करता था। और इस काम को करने से इसने काफ़ी धन हासिल किया था, यह काफ़ी समृद्ध राज्य बन गया था। तो जब हम लोग हिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ते हैं कि कैसे जनजातियों ने अपना राज्य बनाया, राज्य का विस्तार किया, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। गढ़कटंका राज्य के विषय में पढ़ेंगे, गोंड राज्य था यह। अगला प्रश्न है 62, द वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा विच शोज विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लाइन इज अ वर्क ऑफ विच पीरियड, यानी एलोरा की गुफा 15 का जो भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिम्ह अवतार के रूप में, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, वह किस काल की कृति है। यह प्रश्न भी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल रिपीटेड है।
इसका आंसर हो जाएगा 2 राष्ट्रकूट पीरियड। देखिए कुछ लोग कहते हैं गुप्त काल की है, कल मैंने कमेंट्स में देखा इस बात को, लेकिन गुप्त काल नहीं है। आप बुक को उठाकर देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है, चित्र दिया गया है और चित्र के नीचे लिखा गया है कि राष्ट्रकूट काल की यह पेंटिंग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। 63 फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग विच इज अ करेक्ट फीचर ऑफ द बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति के विषय में कौन सी एक सही विशेषता दी गई है। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति को हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब होता है एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को प्राप्त करना, यानी कि बिना पैसे का प्रयोग किए, बिना धन का उपयोग किए वस्तुओं की अदला बदली जो होती है, इस प्रकार के व्यापार को हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 इन विच ऑफ फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर मशरूम रॉक्स फाउंड, यानी कि जो छत्रक शैल होते हैं, मशरूम रॉक्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। इसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। क्या होता है कि रेगिस्तानी इलाके में जो पठार होते हैं या जो पठार होते हैं, हवाएं चलती है अपने साथ, मतलब रेत को, बालू को लेकर, तो वह पठारों को काट देती है, काटते काटते नीचे के पार्ट को इतना काट देती है कि वह इस प्रकार से हो जाता है कि ऊपर बड़ा हो जाता है और नीचे आधार में छोटा हो जाता है, तो वह मशरूम की तरह दिखने लगता है। छत्रक शैल इसे इसलिए कहते हैं मशरूम रॉक्स। अगला प्रश्न है, अंडर वूम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल इन द 18th सेंचुरी। ये प्रश्न भी बिल्कुल कल से रिपीटेड है। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से बाहर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 2, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। अब है अगला प्रश्न, मैच करने वाला दिया हुआ है। देखिए मैच करने वाले ऐसे प्रश्न के लिए एक ट्रिक भी होता है जिसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। मान लीजिए कि 4 चीज़ें दी गई है, अगर इस 4 में से आपको सब याद नहीं है, 1 या 2 ही याद है, तब भी आप पहचान पाएंगे। कैसे? मान लीजिए ये ऐसे मैच करने के लिए दिया गया है। अभी हम लोगों ने मतलब कल के प्रश्न में डिस्कस किया था कि बाह्य वायुमंडल जो होता है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है आयनोस्फीयर, यानी कि आयन मंडल, और आयन मंडल से क्या होता है, रेडियो वेव्स जो है ट्रांसमिशन वाला काम होता है। तो मान लीजिए आपको 1 याद है कि डी का मिलान हो गया 1 से। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि D1 कहाँ कहाँ है। देखिए अब जब आप ऑप्शन को देखते हैं तो D1 कहाँ है, 1 में, तो आप आँख, बाकी किसी में है ही नहीं, तो आप आँख बंद करके 1 को ऑप्शन में डाल सकते हैं। आपको परेशानी तब होती जब D1 किसी और ऑप्शन में भी होता, लेकिन D1 सिर्फ 1 में है, तब तो आंख बंद करके आप आंसर दे दीजिए 1। तो ऐसे क्या हुआ, 4 चीज़ दी गई है लेकिन सिर्फ 1 याद होने की वजह से आप जो है पूरा आंसर को जान पा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक होता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। आइए सबको देख लेते हैं। बाह्य वायुमंडल जो होता है थर्मोस्फीयर, इसको आप मिला सकते हैं कि आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। अगर बात करते हैं हम जो है क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। तो ट्रोपोस्फीयर को आप मिला दीजिए वेदर संबंधी जितने भी मतलब फेनोमेनन है उससे। ठीक है, उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल को आप मिला सकते हैं, इसमें ओजोन गैस का परत होता है तो इससे। और मध्य मंडल जो है मेजोस्फीयर, इसको मिला दीजिए कि अंतरिक्ष में जब उल्का पिंड अंतरिक्ष से इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो जल जाते हैं। ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। अब 4-5 में से 1-2 भी याद रखिएगा, तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आसान चीज़ है, बार बार पढ़ने से सभी याद हो ही जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 67, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट मेडिकल टूरिस्ट इन इंडिया, यानी कि जो चिकित्सा पर्यटक है उसके विषय में 2 कथन दिया गया है, उसको पढ़ के आपको आंसर को पहचानना है। ए, दे आर फॉरेनर्स who come to India specifically for medical treatment at hospitals that provide world-class facilities at a lower cost than what they would have to pay in their own countries। यानी कि विदेशी पर्यटक उसे कहते हैं जो भारत में आते हैं अस्पतालों में विशेष रूप से अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि वहीं इलाज अगर वो अपने देश में कराते तो उनको जो है काफ़ी खर्च पड़ती, यहाँ कम मूल्य में वह काम हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ये अपना क्यों इसलिए ही आते हैं विदेशों से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए कि कम पैसे में भारत में अच्छा विश्व स्तरीय इलाज मिल पाता है उनको, वर्ल्ड लेवल का। दूसरा पढ़ते हैं बी, दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम विद इन इंडिया हु मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वेयर देयर आर लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स दैट ऑफर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एट लीस्ट देन व्हाट दे वुड हैव टू पे इन देयर ऑन स्टेट।
देखिए, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उनको अपने राज्य के अपेक्षाकृत कम मूल्य पर वहीं सुविधाएं मिलती है। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत होगा। जब भी चिकित्सा पर्यटक की बात की जाएगी तो भारत से बाहर के देश के जो लोग भारत में आते हैं उनकी बात की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ए सही है, बी गलत है। अब देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपके पास, तो ऐसा ऑप्शन है 2, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो यहाँ आंसर हो गया 2, ए सही है और बी गलत है। अगला प्रश्न है रमाबाई से संबंधित कि रमाबाई हु चैंपियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन नेवर वेंट टू स्कूल येट सी वाज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज, यानी कि रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उनको पंडिता की उपाधि दी गई है, क्यों? तो यहाँ जो है इसका आंसर हो जाएगा 3। चूंकि जो है वो संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थी उस समय जब जो है महिलाओं को मतलब पढ़ना भी अलाउ नहीं किया गया था, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया 3। सी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज ह्यूमन ड्यूरिंग हर टाइम वर नॉट अलाउड टू एक्वायर सच नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69। In 1857, who among the following governor generals decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king and after his death none of the descendants would be recognized as a king? यानी कि 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह निर्णय लिया, यह डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी जो है मुगल बादशाह होंगे और उनके मृत्यु के बाद उनका कोई भी वंशज बादशाह नहीं माना जाएगा। यहाँ यह आंसर हो जाएगा 2, लॉर्ड कैनिंग ने यह जो है निर्णय लिया था। यह क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट गांधी व्यूज ऑन कॉलोनियल एजुकेशन, यानी कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये 8th क्लास के हिस्ट्री में दी गई है ये बातें। गांधी जी कहते थे कि जो औपनिवेशिक शिक्षा है अगर वह भारतीय लोगों को मिल रहा है तो भारतीय लोग अपने कल्चर को नीचा मानने लग रहे हैं। जो मतलब ब्रिटिश कल्चर है, वहाँ का रहन सहन है, उसको ऊंचा मानने लग रहे हैं, एक हीन भावना पैदा हो रही है। इसके साथ ही उनका कहना था कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वह नहीं मिल रहा है, जो ब्रिटिश लोगों की शिक्षा है। यानी ये सभी बातें गांधी जी कहते थे। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, जब भी गलत कथन नहीं वाला प्रश्न है उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है, गांधी जी के मतलब व्यूज से अलग है। तो आप सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, एजुकेशन इन इंग्लिश डिस्टेंस्ड इंडियंस फ्रॉम देयर सोशल सराउंडिंग्स, यानी कि अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। तो यह जो है सही हो जाएगा। गांधी जी ऐसा कहते थे, तो हमें तो गलत कथन को पहचानना है, तो सही करते चलिए, यह हो गया सही। दूसरा, कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, यानी कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। हीनता किसके प्रति? अपने कल्चर के प्रति, अपने समाज के प्रति, क्योंकि वह ऊंचा मानने लगे हैं जब औपनिवेशिक शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं तो ब्रिटिश को, उनके कल्चर को, उनके समाज को। तो यह बात भी सही है, गांधी जी ऐसा कहते थे। तीसरा है, वेस्टर्न एजुकेशन वैल्यूड टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया है। ये बात भी गांधी जी कहते थे कि व्यवहारिक ज्ञान की कमी है औपनिवेशिक शिक्षा में, इसलिए भारतीयों को चाहिए कि वह अपने देशी शिक्षा को ही ग्रहण करे ताकि अपने समाज को, अपने कल्चर को समझ पाए। अब जो चौथी बात कही जा रही है कि इंग्लिश एजुकेशन फोकस्ड ऑन ओरल नॉलेज रेदर देन रीडिंग्स एंड राइटिंग, ये बात यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया है, ये विरोधाभास हो जा रहा है। ये बात गांधी जी नहीं कहते थे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4 कि अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट द चेंजेस ब्रॉट about in the administrative policies of the British government immediately after the revolt of 1857, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या मतलब प्रशासनिक
नीति में क्या नया परिवर्तन किया, उसके विषय में 2 कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करके सही विकल्प को चुनना है। पहला ए में द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार को अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। तो देखिए यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद जो है मतलब शासन, आप जानते हैं कि 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से कहाँ चली गई, क्राउन के हाथों में, साम्राज्य के हाथों में, सरकार के पास चली गई, ब्रिटिश सरकार के पास। पहले काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी थी और अधिकार मांग कर आई थी अपने देश से, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश साम्राज्य को यह लग गया कि अब मतलब इंडिया को कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं है, तो हम इसे अपने हाथों में ट्रांसफर करते हैं, नया कानून पारित कर दिया। दूसरा बी पढ़ते हैं, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी डिक्रीज्ड, यानी कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। यह स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ठीक इसके उल्टा किया गया कि जो भी यूरोपियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई और जो भारतीय सिपाही थे उनकी संख्या को कम कर दिया गया, अलग अलग बांट दिया गया। बहुत सारे नए नए पैतरे उपयोग किए गए, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को अलग अलग जगहों पर बांटा गया। यहाँ पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। क्या होता था, जब ज़्यादा संख्या में भारतीय सिपाही एक जगह रहते थे तो मौका मिलने पर वो विद्रोह कर देते थे और वहाँ पर चूंकि अंग्रेजों के जो सिपाही थे कम थे तो वे हार जाते थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को बदला गया, संख्या भी घटाई गई और साथ साथ बहुत सारे नए नए काम किए गए। 22 Who among the following was a veteran nationalist leader of the salt सत्याग्रह इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, सी गोपालाचारी जो है नमक सत्याग्रह में दक्षिण भारत में एक नेता थे। देखिए नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। इनका मतलब मानना था कि जो नमक पर कर लेती है ब्रिटिश सरकार उसको यह कर नहीं लेना चाहिए। नमक समुद्र से हमें प्राप्त हो रहा है, प्रकृति से प्राप्त हो रही है और यह हमें फ्री मिलना चाहिए। इसी का वायोलेशन किया गांधी जी ने दांडी यात्रा करके। साबरमती से 240 किलोमीटर दूर जो है दांडी के तट पर गांधी जी अपने मतलब लोगों के साथ गए और वहाँ पर नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी से संबंधित है सी गोपालाचारी, ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण भारत के एक राष्ट्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न है 73, ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो ज्योतिराव फुले थे इन्होंने अपनी बुक लिखी गुलामगिरी, तो यह बुक उन्होंने किसे समर्पित किया। ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है। यहाँ आंसर हो जाएगा 3, अमेरिकन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द अमेरिकन सिविल वार टू एंड स्लेवरी, यानी कि उन अमेरिकियों को, उन अमेरिकी सिपाहियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। देखिए यहाँ क्या है, ज्योतिराव फुले जो है निम्न जाति के एक नेता थे। 1873 में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी। उस समय क्या था 1873 तक कि अमेरिका में जो गृह युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो गया था और अमेरिका में जो दास प्रथा था वह खत्म हो गया था। तो उसी को ध्यान में रख के इन्होंने बुक लिखी गुलामगिरी। इस बुक में इन्होंने मतलब भारत में निम्न जाति की जो अवस्था थी उसको और अमेरिका में गुलामों की जो अवस्था थी उसको, दोनों को कोरिलेट करके बुक को लिखा और फिर बुक को समर्पित किया अमेरिकन सिपाहियों को जिन्होंने सिविल वार में भाग लेकर गुलामों को मुक्त कराया था। ठीक है, तो इतना बात आप इसके विषय में ध्यान रखिए, हालांकि बुक में हम लोग इसे पढ़ेंगे। 24, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, यानी भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला ए, द हाई कोर्ट्स आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एक्ट ऑन देयर बिहाफ, यानी कि उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कोई भी कोर्ट जो है किसी सरकार के ना तो अंतर्गत आता है और ना ही सरकार की तरफ से काम करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ शक्तियों की बंटवारा की गई है, यानी कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तीनों को अलग अलग शक्तियाँ हैं, तीनों स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से काम करते हैं। बी,
ऑल जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विथ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। यह स्टेटमेंट भी गलत है। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ जो है बातचीत करके। ठीक है, ये बातें यहाँ दी गई हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, ए और बी। चूंकि दोनों गलत हैं तो यहाँ आंसर हो गया एक, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ए और बी दोनों गलत है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 75 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नोन एज कैलिको वर टेकन बैक बाय द पुर्तगीज टू यूरोप फ्रॉम इंडिया, यानी निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद, किस चीज को कैलिको के नाम से जाना गया जिसे पुर्तगाली लोग भारत से यूरोप ले गए। देखिए, सूती जो कपड़ा होता था, कॉटन टेक्सटाइल, उसे ये लोग कैलिको नाम, पुर्तगाली लोग उसे कैलिको के नाम से जानते थे और उसे क्या किए, भारत से अपने देश मतलब ले गए, यूरोप ले गए। तो कैलिको याद रखिएगा, कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़ा। ये प्रश्न और भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आप कोरिलेट कर सकते हैं कैलिको भी सी से और कॉटन भी सी से। सॉरी। अगला प्रश्न है 26 अ टीचर फील्स दैट देयर इज अ, ये जो प्रश्न है अपना ये पेडागोजी का है तो इसे हम लोग नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ जाते हैं 77 नंबर प्रश्न पे कि डीप बोर्स आर मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, दिस काइंड ऑफ माइनिंग इज नोन एज, यानी अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है। देखिए, इसे कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। इसकी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। कुपकी खनन, जब बहुत अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उसको निकालने के लिए गहन वेधन किया जाता है, तो इसे हम लोग शाफ्ट माइनिंग के नाम से जानते हैं, कुपकी खनन के नाम से। अगला है 28 यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वह किस प्रकार का है, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा 3, पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि संभाव्य संसाधन के रूप में है। वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी ऐसे जो है संसाधन होते हैं जिनके विषय में हमें जानकारी तो होती है लेकिन हम उसका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं प्रौद्योगिकी के अभाव में, तो उसे हम लोग संभाव्य संसाधन या पोटेंशियल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 79 हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी जो गर्म जल के झरने होते हैं वह किस ऊर्जा से हमें प्राप्त होते हैं, जो मतलब ताप ऊर्जा के फलस्वरूप बनते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा एक, जियोथर्मल एनर्जी के कारण जो है हमें गर्म जल के झरने से ऊर्जा प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था 8वीं कक्षा के बुक में। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट फीचर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड, यानी संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ जो है आंसर हो जाएगा 4, दिस इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज एस्टेट, यानी कि जो रोपण कृषि है यह वाणिज्यिक कृषि की एक प्रकार है और यह विश्व के काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, रोपण कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़ ये सभी उगाए जाते हैं। इसके विषय में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी मतलब इस प्रकार की खेती ज़्यादा की जाती है। तो रोपण कृषि के विषय में इतना ध्यान रखिए कि वाणिज्यिक कृषि की यह एक प्रकार है, कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल फार्मिंग है उसका एक प्रकार है, एक टाइप है। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है इस कृषि को किया जाता है। इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़ जैसे कुछ उत्पादों को उगाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है 81 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैड ऑलवेज अ यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी विथ हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, यानी कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। यानी कि सिंपल आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो 4 शहर दिए गए हैं, नगर दिए गए हैं, उनमें से किस नगर में अच्छी मानव संसाधन है, अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं, बड़े स्तर पे काम होता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 1। हम लोगों ने बेंगलुरु के विषय में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में कि बेंगलोर एक ऐसा जगह है जहाँ पर बड़े बड़े आईटीज कंपनी लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, नए नए मतलब जो इंटरनेट का फील्ड है या और भी सारी उद्योग हैं, उद्यमी हैं, वे बेंगलोर में अच्छे तरीके से रहते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1, बेंगलोर में जो है अच्छे मानव संसाधन हैं।
अगला प्रश्न है 82, द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू, यानी कि राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है। यहाँ आंसर हो जाएगा 3, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी नागरिकों द्वारा जो प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, उनको हम विधायिका के रूप में समझते हैं। अगला प्रश्न है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीड्रेसल ऑफ अ केस अंडर क्रिमिनल लॉ इज करेक्ट, यानी कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। यहाँ जो दूसरा कथन है वह सटीक है, सही है। हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटी में कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट FIR इज लॉन्च। कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, पुलिस को अगर पता चलता है, कोई आकर बताता है, तो पुलिस क्या करेगी, FIR दर्ज करेगी। उसके बाद पुलिस कुछ छानबीन करती है, मामला सही लगता है या कुछ सबूत वगैरह मिलते हैं, तो पुलिस उस बात को क्या करती है, अदालत में मामले को दर्ज कर देती है, केस को फाइल कर देती है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, यह एक प्रोसेस की बात है। अगला है 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम इज करेक्ट, यानी कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ आंसर हो जाएगा 2। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस डू नॉट अलाउ पुलिस टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब जो है आप जांच कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सर्वोच्च न्यायालय का, कि किसी भी व्यक्ति को ना आप सता सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना गोली मार सकते हैं। ये बात ही सही है। बाकी 1, 3 और 4 जो है वह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है अपना कंटेंट से 85, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ऑल फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सिबल इन कोर्ट। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है कि जितने भी जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे सभी मतलब कि इन्फोर्सिबल होते हैं, कहाँ, कोर्ट में। जब भी किसी को कोई परेशानी है तो वह कोर्ट में जा सकता है अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघनों को लेकर। अगला स्टेटमेंट भी वहीं दिया जा रहा है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अलाउज अ सिटीजन टू मूव द हायर कोर्ट इफ ही और सी बिलीव्स दैट द डिसीजन टेकन बाय द लोअर कोर्ट इज अनजस्ट। ये बात भी सही है। ये तो मतलब 6 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार ही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि अगर आपको लगता है कि आपके मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने पर भी अगर मान लीजिए आप लोअर कोर्ट में गए या हाई कोर्ट में गए, वहाँ के फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो आप ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं उस अपने मामले को लेकर। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, बोथ A and B आर ट्रू। तो ये जो है हम लोगों ने डिस्कस किया सितंबर 2016 के पेपर को। फिर कल एक पेपर को ऐसे ही डिस्कस करेंगे, साथ ही NCERT की वीडियोज भी आपको मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।